नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी में मैं लोकेश डागुर भारतीय संविधान की विकास यात्रा का एक नया टॉपिक लेकर फिर से हाजिर हूं। तो साथियों, आज की जो क्लासेज है ना, उस क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे एक भारतीय संविधान के नए टॉपिक पर, और वो टॉपिक होगा भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत की अगर हम बात करें तो आपने खूब पढ़ा है, जब आप कुछ आलोचकों का कथन देखेंगे तो कुछ आलोचक भारतीय संविधान को उधार का थैला भी बोलते हैं। इस बिंदु को लेकर आज की क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहते हैं, तो आपको पता है जब हमने संविधान सभा पढ़ी थी, संविधान सभा में हमने एक बिंदु पर चर्चा की कि भारत के संविधान की जो प्रारूप समिति है ना, उसने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, तब जाकर भारत संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार हुआ। ये आप खूब भली भांति जानते हो। अब आपको ये पता होगा कि भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हालांकि इससे पहले अमेरिका ने सबसे पहले संविधान की बात करें लिखित की, तो वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है, लेकिन अगर सबसे बड़ा संविधान आपसे पूछा जाए लिखित, तो दोस्तों आपको पता होगा वो है भारत का। और भारत के संविधान की आप बात करें तो जब लागू होगा 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय इसमें अनुच्छेद हुआ करते थे 395, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। अगर वर्तमान की आप बात करें तो 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। अब इतने बड़े संविधान की आवश्यकता भारतीय जो संविधान निर्माता थे उनको क्यों पड़ी? तो भारत की अगर तत्कालीन परिस्थितियों की बात करें तो आप देखोगे कि भारतीय संविधान निर्माताओं को जो उस समय उचित लगा वही संविधान निर्माताओं ने किया। अब संविधान निर्माताओं ने, जब आप बात करते हो भारत की आजादी की 1947 की, 1947 में जब भारत आजाद हो जाएगा, और उसके बाद आप बात करते हो कि लागू कब होगा भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद जब लागू 26 जनवरी 1950, तो 47 से जो 50 का टाइम पीरियड है ना, इसमें भी भारत का जो शासन है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा चला था, ये आपको पता है। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास में कुछ बिंदुओं पर जिन पर हम फोकस करेंगे ज्यादा, वो सबसे पहले है भारतीय संविधान को कुछ जो आलोचक है ना, वो आलोचक उधार का थैला कहते हैं कि भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने दूसरों देशों से ही जो प्रावधान है संविधान में ग्रहण किए हैं। ये आप खूब पढ़ते हो। तो जो आलोचनाएं की गई हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो आपको पता है सबसे पहले एक आइवर जेनिंग है, ये विचारक हैं राजनीतिक, और आइवर जेनिंग, ये नाम आपने पहले भी संविधान सभा में मैंने आपको बताया था। तो आइवर जेनिंग जी कहेंगे कि जो भारत का जो संविधान है ना दोस्तों, ये भारत का संविधान कैसा है? विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। और मैंने अभी आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान है लिखित, वो दोस्तों कौन सा है? सबसे बड़े लिखित संविधान की अगर बात करें हम, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारे देश भारत का। अब इतने बड़े संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? तो आप पढ़ोगे प्रथम वाचन, डॉक्टर अंबेडकर जी कथन देंगे। आपको मैंने संविधान के 3 वाचन बताए थे। प्रथम वाचन ये जो 4 नवंबर 1948 को प्रारंभ होगा और 9 नवंबर 1948 तक चला था, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। 3 वाचन के दौरान अगर प्रथम वाचन की बात करें तो प्रथम वाचन सबसे कम अवधि वाला वाचन भी था, और इसी वाचन में पहले ही दिन डॉक्टर अंबेडकर जी का एक कथन है कि भारत की जो परिस्थितियां थी ऐसी रही हैं कि कई विषयों को केवल विधायिका के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता था। अर्थात विधायिका क्या हो जाती? निरंकुश हो जाती। कैसी हो जाती दोस्तों? निरंकुश हो जाती। इसलिए संविधान का विस्तृत होना स्वाभाविक है। यह डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है 4 नवंबर 1948 को। 1935 के अधिनियम का बृहत अंश, सबसे बड़ा अंश भारत के संविधान में रख दिया। जब आप पढ़ोगे तो भारतीय संविधान का जो 2/3 भाग है ना, वो 2/3 भाग ही हमने किससे ले लिया? भारत शासन अधिनियम 1935 से ले लिया। ये आप खूब पढ़ते हो। और अगर सबसे ज्यादा प्रभाव आप देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 का। डॉक्टर अंबेडकर जी खुद कहते हैं कि हमको अलग से संविधान बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। हमारे देश का जो संविधान है या हमारे देश का जो वो है शासन व्यवस्था, वो तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही चल सकती थी। और आप देखोगे 1947 में जब अंग्रेज जाएंगे और हमारा देश का संविधान तो बनकर तैयार होगा ही नहीं,
हमारा देश का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू होगा 26 जनवरी 1950 को। तो 1947 से 1950 तक की जो अवधि है, इस अवधि में तो हमने जो शासन व्यवस्था संचालित की वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही की। तो 1935 के अधिनियम का बहुत बड़ा अंश हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और नेक्स्ट स्लाइड में आप पढ़ोगे दोस्तों भारत के संविधान में लागू होने के समय। आपको पता है जब भारत का संविधान लागू होगा, और लागू करने की जो डेट है वो आपको पता है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में आप देखोगे अनुच्छेदों की संख्या वही है 395, अनुसूचियां बढ़कर हो गई हैं 8 से 12 और भाग वही हैं 22 के 22। अब यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को मैं देखता हूं, जब मैंने ये पिछली क्लासेज में पढ़ाया था 395 अनुच्छेद आपको बताए थे आर्टिकल्स, तो कुछ लोगों के कमेंट थे क्लासेज में कि सर इनकी संख्या तो 490 है, कोई कहे सर 497 है, ऐसे मैंने कमेंट देखे थे। तो मुझे आप बता दो, गूगल बाबा से पूछ के गूगल करके देख लो कि आर्टिकल 396 कोई है क्या, कोई भी आर्टिकल 396 में क्या है। तो बच्चों आपको आर्टिकल्स की संख्या बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, 395 ही याद रखनी है। वो संविधान संशोधन होके कुछ संख्या बढ़ गई है। तो जब आप देखोगे कि वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में भी अनुच्छेदों की संख्या 395 है, भाग आपके बढ़कर भाग क्या अनुसूचियां बढ़कर 12 हो गई हैं और भाग आपके वही 22 हैं। अगर हम बात करें तो अगर विश्व के अन्य देशों के संविधान से थोड़ी तुलना भी कर लें, अब आपको पता है कि विश्व का अगर सबसे पहला कोई लिखित संविधान आप देखोगे तो वो अमेरिका का है, लेकिन अमेरिका के संविधान में आपको देखने को मिलेंगे मात्र 7 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद हैं। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान 7 अनुच्छेद के साथ है। अगर कनाडा के संविधान की बात करें हम तो दोस्तों 147 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 147। अगर हम चीन के संविधान की बात करें तो 138 अनुच्छेद हैं। साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो उसमें 253 अनुच्छेद हैं और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? 395। ये आपको संख्या याद रखनी है। अब 395 अनुच्छेदों के साथ ही भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अब आप देखोगे भारतीय संविधान का उधार का थैला। कुछ जो आलोचक हैं, मैंने जब स्टार्टिंग की थी क्लास तब भी मैंने आपको बताया था, कुछ जो आलोचक हैं वो आलोचक भारतीय संविधान को उधार का थैला कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो प्रारूप समिति थी जिसने भारतीय संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। अब कुछ आलोचक कहते हैं कि 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद अपना संविधान कुछ नहीं है भारतीयों का, भारतीयों ने अलग अलग देशों से संविधान की जो भी प्रावधान थे उनको ग्रहण किया। तो इसलिए कुछ आलोचक भारतीय संविधान को क्या बोलते हैं? उधार का थैला। लेकिन दोस्तों ये जो आलोचना है ना उनकी, ये उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? कि अगर तत्कालीन उस समय के भारत की तत्कालीन परिस्थितियों की आप बात करें तो हमारे जो संविधान निर्माताओं को जो तत्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग लगा वो ग्रहण किया, अंधानुकरण नहीं किया। तो अंधानुकरण जब नहीं किया तो ये जो उनका तथ्य है, आलोचना है, ये उचित प्रतीत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी खुद संविधान सभा में बोलेंगे कि हमने किसी की कॉपी नहीं की है, साहित्यिक चोरी नहीं की है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी का कथन है। तो आप देखोगे कि प्रारूप समिति ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद संविधान का जो अंतिम प्रारूप है वो पेश किया। अब आपको पता है कि संविधान के अगर प्रथम प्रारूप की हम बात करें कि संविधान का प्रथम प्रारूप ये किसने दिया, तो ये आपको पता है बी.एन. राव। बी.एन. राव के बारे में अगर आप जानो तो बी.एन. राव अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, जो हेग नीदरलैंड में है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। ये इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट में जज भी थे, कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। अब बी.एन. और अंतिम प्रारूप की अगर हम बात करें तो अंतिम प्रारूप पेश करेगी कौन? प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति ने 60 देशों का अध्ययन किया और उसके बाद संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। भारत की अगर तत्कालीन परिस्थितियों की बात करें तो जो प्रावधान उनको उचित लगे
उन्होंने ही भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने ग्रहण किया। इसलिए कुछ जो विचारक हैं वो संविधान को उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि हमने कुछ प्रावधान कहां से लिए? दूसरे देशों के संविधान से लिए। और टॉपिक पे बात करें हम इसमें तो आप देखोगे हमने किसी भी देश के संविधान का अंधानुकरण नहीं किया है, बल्कि उनसे प्रेरणा ली है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो कुछ आलोचक हैं वो उधार का थैला बोलते हैं, उसका कारण यही है कि 60 देशों का अध्ययन किया प्रारूप समिति ने संविधान का। अब 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया, खुद का कुछ नहीं बनाया, कुछ आलोचक जो कहते हैं। अब इनका कहना यह है कि इन्होंने क्या किया है कि भारतीय संविधान को दूसरे देशों से ग्रहण किया है, जो अधिकतर प्रावधान है। लेकिन दोस्तों हमने केवल उनसे प्रेरणा ली है, अंधानुकरण नहीं किया है, और तत्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जो भी भारत की तत्कालीन परिस्थितियां थी उनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उनमें कुछ बदलाव कर लिया। क्या क्या बदलाव करेंगे? जैसे ब्रिटेन से हमने क्या लिया, लेकिन ब्रिटेन की सारी प्रावधान हमने नहीं लिए। जो तत्कालीन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उचित लगा संविधान निर्माताओं को, वो हमने ग्रहण किया। BN राव की अगर हम बात करें, जिन्होंने पहला प्रारूप दिया और ये संवैधानिक सलाहकार भी थे, तो ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में क्या रह चुके हैं? न्यायाधीश रह चुके हैं। पूर्व में इन्होंने बर्मा म्यांमार के संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत के जो संविधान निर्माता थे उनको भारत के संविधान से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं थी। तो आप BN राव को देखिए, BN राव जी हैं जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा में, और इन्होंने भारत के संविधान से पूर्व भी बर्मा म्यांमार का संविधान बना दिया था। 1935 का जब अधिनियम होगा और भारत से अलग होगा बर्मा म्यांमार, उस समय बर्मा के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? BN राव जी थे। ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में क्या रहे थे? जज भी रहे थे। भारतीय संविधान सभा में इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। अब आप देखोगे खुद डॉक्टर BR अंबेडकर जी का कथन था कि कहीं से कोई भी चीज ली जाए, इसमें लज्जित होने का कोई कारण नहीं है। ये अंबेडकर जी ने कहा है संविधान सभा में। कुछ आलोचक जब ये कह रहे थे कि हमने क्या किया है, अंधानुकरण कर लिया है, तो उन्होंने कहा कहीं से कोई भी चीज ली जाए, इसमें लज्जित होने का कोई कारण नहीं है, यह कोई साहित्यिक चोरी नहीं है। अतः जो आलोचक ये कहते हैं कि भारतीय संविधान उधार का थैला है, आप क्या बोलोगे कि तत्कालीन भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग उनको जो चीज, जो प्रावधान दूसरे देशों के संविधान में उचित लगे उनको हमने ग्रहण कर लिया, बदलाव करके हूबहू नकल हमने नहीं की है। अब पढ़ते हैं दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना, आप पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये हमने ली है अमेरिका से। अब इससे 3 प्रश्न बनते हैं यहां से। देखो, प्रस्तावना अगर आपसे पूछ लें तो अमेरिका है। अगर प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति की हम बात करें तो प्रथम पंक्ति है हम भारत के लोग। क्या है? हम भारत के लोग। ये जो प्रथम पंक्ति है हम भारत के लोग, ये भी हमने कहां से ले ली? अमेरिका से ले ली। लेकिन अगर अमेरिका की भाषा शैली की बात करें तो भाषा शैली अमेरिका से नहीं ली है। इस पर आपको देखने को प्रभाव मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का। अब हम बात करते हैं कि हम भारत के लोग, कि हम भारत के लोग हमने अमेरिका से ले ली। लेकिन खुद UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर आप चार्टर देखोगे तो उसमें भी जो प्रथम पंक्ति है उसके चार्टर में वो क्या है? वी आर द पीपल ऑफ वर्ल्ड। जैसे हमने ली है भारतीय संविधान में हम भारत के लोग, ऐसे उसकी भी पंक्ति आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब UNO को चार्टर ने भी कॉपी की है। तो ये क्या है? आलोचना गलत है कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। अगर आप बात करें अमेरिका की, और तो अमेरिका से आप पढ़ते हो उपराष्ट्रपति का पद हमने ले लिया। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से ले लिया? अमेरिका से लिया। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के पद जैसे वहां पर होती है सीनेट, वहां सीनेट का जो वो होता है सभापति, भाई उपराष्ट्रपति का आपको पता है भारत में क्या है? ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऐसे ही अमेरिका में सीनेट का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। लेकिन निर्वाचन प्रणाली और शक्तियों की बात करें तो निर्वाचन प्रणाली और शक्तियों में
हमारे भारत और अमेरिका में अंतर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब हमने पद तो लिया लेकिन उसकी हूबहू नकल नहीं की, बदलाव किया है। इसके बाद आप देखोगे राष्ट्रपति का महाभियोग। भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है आर्टिकल 60 के तहत। आप देखोगे आर्टिकल 60 के तहत जब महाभियोग लगेगा, महाभियोग कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 60 है। अब आप पढ़ते हो कि चलो ठीक है, अनुच्छेद जो 60 है या राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये भी हमने अमेरिका से ले लिया, लेकिन हमने हुबहू नकल नहीं की है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की शक्तियों में आपको अंतर देखने को मिलेगा भारत और अमेरिका में। दूसरा हम बात करें न्यायपालिका की, क्या बात करें कि हमने क्या ले ली? स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है दोस्तों, वो क्या है? जैसे विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रहेगी न्यायपालिका, ये प्रावधान हमने अमेरिका से लिया। लेकिन आप अमेरिका में देखोगे तो आपको दोहरी न्यायपालिका मिलती है, जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है? एकल न्यायपालिका आपको देखने को मिलेगी। डिफरेंस आया समझ में? तो आप बता सकते हो, अगर कोई आलोचना करे भारतीय संविधान के उधार के थैले को लेकर, तो आप ये डिफरेंसेज आपको उनको बता सकते हो। क्लियर हुआ होगा। एक बात और अगर हम क्लियर करें, जैसे ब्रिटेन की बात कर लें, हम क्या करें? ब्रिटेन की। ब्रिटेन से आप पढ़ते हो कि हमने क्या ले ली? संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदीय शासन प्रणाली कहां से ले ली? ब्रिटेन से ले ली। अब देखिए ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में आप जब शासन प्रणाली देखोगे तो इसके अंतर्गत उन्होंने किसको अपनाया था? राजतंत्र है। ब्रिटेन में तो राजा का बेटा ही राजा होता है, लेकिन भारत में संसदीय प्रणाली के साथ हमने कौन सा तंत्र अपनाया? लोकतंत्र। इसका मतलब हमने हूबहू कॉपी नहीं की। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि भारतीय संविधान की जो आलोचना उधार के थैले को लेकर की जाती है, तो भारतीय संविधान उधार का थैला नहीं है। चलते हैं, भारतीय संविधान पर अगर सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारत शासन अधिनियम 1935 की हम बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 में आपको क्लियर है कि 2/3 प्रावधान जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किए गए हैं। और अभी मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था कि हमको अलग से संविधान बनाने की आवश्यकता थी नहीं, हम हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसको 1935 के शासन अधिनियम से चला सकते थे। अब देखो, आपको पता है भारत शासन अधिनियम 1935 आएगा अंग्रेज शासन के दौरान। अंग्रेज शासन में जब ये आएगा, दोनों बातों को क्लियर करो, जब ये अंग्रेजी शासन के दौरान आया तब खुद पंडित नेहरू जी क्या बोलेंगे? पंडित नेहरू जी का एक कथन है, JL नेहरू जी का, इन्होंने इसको दासता का नया अधिकार पत्र की संज्ञा दी। क्या बोला? कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है ना, वो दासता का नया अधिकार पत्र है। एक तो ये संज्ञा दी किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। दूसरा इन्होंने कहा बिना ब्रेक तथा इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा भी दे दी। किसको? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ये दोनों कोटेशन आपको याद रखने हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा। मोहम्मद अली जो जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने इसको पूर्णतया सड़ा गला बताया। क्या बताया? कि ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है ये पूर्णतया सड़ा गला है, किसी काम का नहीं है। अब जो भारतीय लोग जब ये 1935 में आया तब इसकी आलोचना कर रहे थे, एक तरह से दोहरे चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि जिन्होंने इसकी आलोचना की वही संविधान सभा में आगे चल के निर्वाचित हुए और इन्होंने ही अधिकतर प्रावधान किससे ले लिए दोस्तों? 1935 के अधिनियम से। तो ये आपको दिखाता है दोहरा चरित्र, जो आप वर्तमान राजनीति में भी देखोगे। वर्तमान राजनीति की अगर हम बात करें तो विपक्ष की सरकारें हमेशा इसी तरह आलोचनाएं करती हैं। तो ये आलोचना का काम किया हमारे उस समय के संविधान निर्माताओं ने। अब अगर हम बात करें, आपको पता है ज्यादातर जो प्रावधान है वो कहां से ले लिए हमने?
1935 से ले लिए। और सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है तो वो मिलेगा भारतीय संविधान पर 1935 के भारत शासन अधिनियम का, जहां से हमने 2/3 प्रावधान ले लिए। कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं कि मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं जो हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए। सबसे पहले आपको याद रखना है 1935 के अधिनियम से परिसंघीय ढांचा या संघीय ढांचा, संघात्मक शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं आप इसको। अब थोड़ा सा कुछ इसमें ऐसे जटिल एक तरह से शब्द आएंगे जिनको थोड़ा सा मैं साथ साथ डिफाइन भी करता चलूंगा। जैसे अगर संघात्मक शासन की व्यवस्था की आप बात करें तो संघात्मक शासन व्यवस्था बोलते हैं दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था वह प्रणाली होती है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे आप 7वीं अनुसूची आप देखते हो, संघ सूची में इतने विषयों का डिवाइडेशन है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक सूची और हो सकती है अवशिष्ट सूची। तो केंद्र और राज्य के मध्य जहां शक्तियों का विभाजन है वो है संघात्मक ढांचा। संघात्मक ढांचे की बात हमने कहां से ले ली? 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले ली। अब देखो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन कैसे है? कुछ गाइड्सों में आपको मिलेगा संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा। क्या मिलेगा? कनाडा। लेकिन एग्जामिनर के प्रश्न पूछने का तरीका मैं आपको बताऊं, अगर सीधा पूछ ले संघात्मक व्यवस्था कहां से ली है और ऑप्शन में 1935 का भारत शासन अधिनियम नहीं हो तो, और ऑप्शन में कनाडा मिल जाए, आपको आंसर क्या टिक करके आना है? कनाडा। लेकिन अगर ऑप्शन में हो 1935 का भारत शासन अधिनियम तो संघात्मक शासन व्यवस्था में आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। दूसरा, अगर हम कनाडा की बात करें तो हमने यहां लिया है सशक्त केंद्र, मतलब केंद्र अधिक शक्तिशाली है राज्य की अपेक्षा। ये हमने बात ग्रहण कर ली कनाडा से। दोनों बातों में क्लियर हुआ होगा। अगर सीधा संघात्मक ढांचा आपसे पूछ ले तो आंसर आपको 1935 करके आना है, लेकिन अगर एग्जामिनर संघात्मक ढांचे के साथ सशक्त केंद्र की बात करे तो आपका आंसर होगा कनाडा। दूसरा हमने ले लिया राज्यपाल का कार्यालय। कुछ जगह आपको पद भी मिल जाएगा, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का कार्यालय अर्थात गवर्नर हाउस का प्रावधान हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया है। रटने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सारी चीजों को इसी क्लास में जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर कराने का प्रयास किया जाएगा। तो राज्यपाल का पद या गवर्नर हाउस की अगर बात करें तो ये भी हमने 1935 से ले लिया। इसके बाद में है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। आपको पता है दोस्तों 1919 का जब आप भारत शासन अधिनियम देखेंगे इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। 1919 के एक्चुअल में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसकी जड़ें मिलेंगी आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम में। वर्तमान में जो संघ लोक सेवा आयोग है इसका नाम हुआ करता था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सीपीएससी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब आपने को पता होगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान किया था। आप देखोगे सर रोज बारकर की अध्यक्षता में ली आयोग की सिफारिश पर आप पढ़ते हो पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होगा 1926 में। और ये जो 1926 में गठन होगा 1919 के प्रावधान के तहत होगा, लेकिन यही जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है 1935 में आकर बन जाता है संघीय लोक सेवा आयोग। और यहीं से हमने संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों में भी एक होगा लोक सेवा आयोग, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक भी हो सकता है। ये प्रावधान दोस्तों हमने ले लिया 1935 से। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपातकालीन उपबंध। अब यहां पर आपको डाउट मिलेगा थोड़ा, यहां पर ऑप्शन में कभी कभी एग्जामिनर जर्मनी दे देता है। क्या दे देता है? जर्मनी। क्या देगा? अब जर्मनी जो आंसर में आपको मिलेगा वो कैसे देगा? देखो अगर एग्जामिनर आपातकालीन उपबंध सीधा पूछे तो आपका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब जर्मनी से हमने लिया है आपातकाल में। क्या आपातकाल जब आप पढ़ते हो तो आपातकाल जैसे ही लगता है तो आपको पता है सबसे पहले मूल अधिकारों का क्या होगा? निलंबन होगा। जितने भी मूल अधिकार दिए जाते हैं उनमें उन सभी का आपातकाल के दौरान निलंबन हो जाता है। तो मूल अधिकारों की आपातकाल के दौरान निलंबन की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से ली है। लेकिन अगर आपातकालीन उपबंध की बात आपसे करें तो वो आप कहां से
1935 से। इसके बाद में आप पढ़ोगे दोस्तों अध्यादेश। देखो, जब कोई भी सदन की बैठक नहीं हो रही हो, ये आपको पता है, और तुरंत प्रभाव से कोई ऐसे कानून की आवश्यकता हो जो तुरंत इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है, तो आप पढ़ते हो आर्टिकल 123। अनुच्छेद 123 के तहत तो राष्ट्रपति को केंद्र में क्या लगाने की वो है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और आर्टिकल 213 आप पढ़ते हो, इसके द्वारा राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी करेगा। ये आपको पता है। तो अध्यादेश की शक्ति भी हमने कहां से ले ली दोस्तों, ये ले ली हमने 1935 के अधिनियम से। तो 1935 के अधिनियम से हमने क्या क्या लिया, देखो, प्रसंगीय ढांचा मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था हमने ले ली। इसके बाद हमने अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ी कि अध्यादेश जारी करने की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली, 1935 से ली। इसके बाद हमने पढ़ा था कि और 1935 से हमने लिया था ये आपातकालीन उपबंध संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी एक्चुअल में आपको 1919 के अधिनियम में जड़ें मिलती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा राज्यपाल का पद। कुछ एक दो पॉइंट जैसे आप पढ़ते हो कैग का पद भी हमने कहां से ले लिया, 1935 के अधिनियम से ले लिया। तो 1935 के अधिनियम से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलते हैं अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हमने कुछ भारत शासन व्यवस्था में जो भारत का संविधान है उसमें ग्रहण किया है। अभी जब संविधान के उधार के थैले को लेकर जब हम व्याख्या कर रहे थे तो हमने कुछ बताए थे, जैसे उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सारी व्यवस्थाएं हमने कहां से ग्रहण की, अमेरिका से की। तो पढ़ते हैं अमेरिका। अमेरिका की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है, क्या, अमेरिका न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी आपसे पूछे तो उसमें आंसर आप क्या करके आओगे, अमेरिका करके आना है। न्यायपालिका से रिलेटेड जैसे आप पढ़ोगे स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से अलग होगी, स्वतंत्र होगी। ये प्रावधान हमने कहां से ले लिया, अमेरिका से ले लिया। अगर हम बात करें न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की, कि जो न्यायपालिका में जज हैं उनको हटाने की प्रक्रिया है, वो भी हमने कहां से ले ली, अमेरिका से ले ली। अगर हम बात करें PIL जनहित याचिका, तो उसकी भी बात हमने कहां से ली, अमेरिका से ले ली। अगर हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, भाई संसद कोई ऐसे कानून को पारित कर दे जो पब्लिक के हित में नहीं है, तो न्यायपालिका उसकी न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा करके उसको क्या कर सकती है, निरस्त कर सकती है। ये पावर हमने कहां से ली, अमेरिका से ली। तो न्यायपालिका से जो भी अगर आपसे पूछे तो न्यायपालिका से आपको याद रखना है दोस्तों अमेरिका। क्लियर है। चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मूल अधिकारों की, कि मूल अधिकारों का प्रावधान हमने कहां से ले लिया, मूल अधिकारों का प्रावधान हमने ले लिया संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद अभी मैंने बताया था न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कोई भी, जैसे सपोज करो विधायिका है या कार्यपालिका है, अगर सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है न्यायपालिका के द्वारा। यह भी प्रावधान हमने कहां से ले लिया, अमेरिका से ले लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अर्थात विधायिका तथा कार्यपालिका से स्वतंत्र होगी कौन, न्यायपालिका। इसका प्रावधान भी हमने कहां से ले लिया दोस्तों, अमेरिका से ले लिया। इसके बाद में हमने बात की PIL जनहित याचिका। अगर भारत में जनहित याचिका की बात करें, जनता के हित में कोई भी याचिका दायर कर सकता है, तो इसको जनक माना जाता है PN भगवती को। किसको, PN भगवती को भारत में जनहित याचिका का जनक माना जाता है। तो जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान हमने कहां से ले लिया, अमेरिका से ले लिया। मूल अधिकार की बात करें तो आपको स्टार लगा के रखना है, मूल अधिकार याद रखने हैं, कहां से ले ली, अधिकारों की बात करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद में हमने पढ़ा प्रस्तावना। प्रियम्बल जब हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में तो उसको लेकर खूब डिस्कस हमने किया था। प्रस्तावना, प्रस्तावना जो ली है वो ली है हमने अमेरिका से। और अगर प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति की हम बात करें, हम भारत के लोग, तो ये भी हमने कहां से ले ली दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने ग्रहण की है। प्रस्तावना तथा प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, हम भारत के लोग,
ये दोनों आपको याद रखना है। और दोनों कहां से ले ली हमने? संयुक्त राज्य अमेरिका से ले ली हैं। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। और हमने क्या क्या लिया है अमेरिका से? न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने पढ़ ली थी डिटेल में कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है जो वो हमने अमेरिका से ले ली। अर्थात न्यायपालिका से रिलेटेड आपसे जो भी प्रश्न करता है एग्जामिनर, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका करके आना है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 60 जब आप पढ़ोगे, वो सॉरी आर्टिकल 60 में तो शपथ है, 59 आर्टिकल 59 में जब आप राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग की प्रक्रिया आप पढ़ते हो तो उसमें क्या है? महाभियोग। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भी हमने कहां से ले लिया? अमेरिका से ले लिया। अगर उपराष्ट्रपति के पद की हम बात करें दोस्तों तो वो भी हमने कहां से ले लिया? अमेरिका से ले लिया। विधि का समान संरक्षण कहां है? विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण हमने अमेरिका से ले लिया। एक आपको याद रखना है, देखो दो बातें हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष अगर समानता की बात करें तो ये एक तरह से संकुचित प्रक्रिया है, जबकि विधि के समान संरक्षण की बात करें तो ये एक व्यापक प्रक्रिया है। तो अगर विधि के समक्ष समता आप ऑप्शन में आए तो आपको आंसर करके आना है ब्रिटेन, और लेकिन अगर विधि का समान संरक्षण की बात करें तो आपको आंसर करके आना है अमेरिका। विधि की सम्यक प्रक्रिया, विधि की सम्यक प्रक्रिया ये 1978 में हमने कहां से ले ली? अमेरिका से। अमेरिका की तर्ज पर भारतीय संविधान में संशोधन होगा। और पहले ये जो प्रक्रिया ब्रिटेन के द्वारा संचालित मतलब ब्रिटेन की तर्ज पर संचालित होती थी, 1978 में हमने संशोधन किया और विधि की सम्यक प्रक्रिया का जो प्रावधान है वो ले लिया दोस्तों कहां से? अमेरिका से। अब हम बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया? ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय संसदात्मक शासन व्यवस्था से रिलेटेड जितने भी बिंदु हैं वो हमने सबसे कहां से लिए? ब्रिटेन से लिए। देखो अगर भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है तो वो आपको मिलेगा दोस्तों 1935 के भारत शासन अधिनियम का। इसके बाद अगर हम किसी देश की बात करें तो वो मिलेगा ब्रिटेन का। किसका? ब्रिटेन का। भारत के संविधान पर जो देश है ब्रिटेन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। संसदीय शासन प्रणाली आपको याद रखनी है। संसदीय शासन प्रणाली की जो व्यवस्था है वो हमने कहां से ले ली? ब्रिटेन से ले ली। अब संसदात्मक शासन प्रणाली में होता क्या है? देखो दो प्रकार की होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। अगर नाम मात्र की बात करें तो नाम मात्र की जो शासन व्यवस्था है उसका होता है राष्ट्रपति प्रमुख, और अगर वास्तविक सत्ता की हम बात करें दोस्तों तो वास्तविक जो सत्ता है वो होती है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। तो वास्तविक जो शक्ति है वो तो होती है संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास, और नाम मात्र की जो शक्ति है वो होती है राष्ट्रपति के पास। विधि के समक्ष समानता, अभी मैंने बात बताई थी। अगर विधि का समान संरक्षण आपसे पूछे तो विधि का समान संरक्षण जो है वो तो आपको याद रखना है अमेरिका से, और विधि के समक्ष समता की अगर बात करें तो वो आपको याद रखना है दोस्तों ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, भारत में हम जैसे मैं राजस्थान का या यूपी का या एमपी का कहीं का निवासी हूं तो लेकिन मेरे पास जो नागरिकता है वो कहां की है? भारत की है। जैसे आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के नागरिकों के पास राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। जैसे 50 राज्य हैं तो 50 राज्यों की नागरिकता अलग है और देश की नागरिकता अलग है। लेकिन भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान और वो किया है ब्रिटेन से। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का प्रावधान हमने कहां से ले लिया दोस्तों? ये हमने ले लिया ब्रिटेन से। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की जो व्यवस्था है भारत के संविधान में, कैग और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल दोनों को पदों का आपको याद रखना है कि इन दोनों का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में कहां से लिया है? ब्रिटेन से। अब तक हमने पढ़ा संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली आपको याद रखनी है ब्रिटेन से लिया है। अगर कैग और महान्यायवादी के पद की बात करें ये भी हमने ब्रिटेन से ले लिया है। विधि के समक्ष समानता की अगर हम बात करें ये भी ब्रिटेन से, एकल नागरिकता ब्रिटेन से है, ये भी हमने। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि हमने ब्रिटेन से और क्या क्या लिया है।
हम बात करते हैं द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की। द्विसदनात्मक शासन प्रणाली की अगर हम बात करें तो भारत में संसदीय जो शासन प्रणाली है, संसद के कितने सदन हैं? 2, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा। अब आपको पता होगा कि ये जो प्रणाली है ये हमने कहां से ली दोस्तों? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड ये 2 प्रकार के सदन होते हैं और ये 2 सदनीय जो व्यवस्था है हमने कहां से ले ली? ब्रिटेन से। हाउस ऑफ कॉमन की बात करें तो ये हमारे भारत में निम्न सदन लोकसभा के रूप में है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करें तो ये उच्च सदन राज्यसभा की भूमिका निभाता है। अब हमने ये प्रावधान ले लिया। फिर है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। कौन सी है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडल की बात करें तो इसमें क्या होते हैं? 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे मंत्रिपरिषद अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री होते हैं। अगर हम तीसरे मंत्री की बात करें तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं। और चौथे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो होते हैं उप मंत्री। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों में आपको जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ होगा। मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो मंत्रिमंडल में आपके कैबिनेट मिनिस्टर भी आएंगे, स्टेट मिनिस्टर भी आएंगे। स्टेट मिनिस्टर स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री, ये 4 प्रकार के मंत्री परिषद होती है। तो मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है हमने वो भी कहां से ले ली? ब्रिटेन से ले ली। अब आपको पता है जैसे जो मंत्री परिषद है वो होती है सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात करें तो देखो राज्यसभा लोकसभा 2 सदन होते हैं। राज्यसभा में इनके पास बहुमत हो या मत हो, लेकिन लोकसभा में बहुमत होना चाहिए और जिसके पास लोकसभा में बहुमत होता है वही नेता होता है। तो ये जो प्रावधान है हमने निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व वाला, ये हमने कहां से ले लिया? ब्रिटेन से ले लिया। विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया का मतलब है दोस्तों कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? भाई भारत में संसद जो कानून बनाएगी वो कानून निर्माण की प्रक्रिया किस प्रकार होगी, ये हमने प्रावधान कहां से लिया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया। अब आपको पता है कितने वाचन होते हैं या कितनी रीडिंग होती है? तो 3 रीडिंग होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रीडिंग। और 3 रीडिंग होने के बाद जो विधेयक है वो कानून का रूप ले लेता है। ये आपको खूब भली भांति पता है। तो ये जो प्रावधान है, ये जो व्यवस्था है हमने कहां से ले ली? ब्रिटेन से ले ली। इसके बाद आप पढ़ोगे रिट जारी करना। अनुच्छेद जब आप 32 देखते हो, कौन सा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में आपको 5 प्रकार की रिट जारी करने का प्रावधान किया गया है। अर्थात जब नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है और इन 5 प्रकार की रिट के जारी के द्वारा क्या करेगा? मूल अधिकारों के निलंबन पर रोक लगाएगी। अगर लगता है कि कहीं पर भी नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस हनन को रोकने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है अनुच्छेद 32 के तहत। और ये जो रिट जारी करने की प्रक्रिया है दोस्तों, ये हमने ले ली है अनुच्छेद 32 ब्रिटेन से। एक और लिया है हमने संसदीय विशेष अधिकार। संसदीय विशेष अधिकार का मतलब है कि जो संसद के सदस्य होते हैं, सांसद या जो भी समितियां बनाई जाती हैं विशेष लोकसभा या राज्यसभा में, उन समितियों के जो सदस्य होते हैं उन सदस्यों को विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। और ये जो विशेष अधिकार हैं, इन विशेष अधिकार प्रदान करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, वो हमने कहां से ले ली? वो हमने ले ली ब्रिटेन से। आज की क्लास में हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से जो प्रावधान लिए हैं उनको पढ़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन 2 देशों से क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में लिए उनको पढ़ा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।